आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है बोलो? इलेक्ट्रिक करंट। तो लिख सकते हैं, हेडिंग कीजिए। दूसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो है जैक बोर्ड के एग्जाम में जो है 7 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो मैं जो जो पढ़ाते जाऊंगा उसको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। खुद का ही नोट सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी इंग्लिश से बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलेंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हिंदी से क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व लिख लीजिए पहला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई भी कंडक्टर है, सपोज करो ये कंडक्टर है, 30 कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं कि v वॉल्यूम पर, ठीक है। वॉल्यूम मतलब सबको समझ में आता है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है बोलो? लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। L इंटू बी इंटू एच इज कॉल्ड वॉल्यूम, जानते हैं हम लोग। तो मान लो v वॉल्यूम पर फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स E है, ठीक है। नंबर ऑफ E फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यूनिट वॉल्यूम पर कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा? E अपॉन v। और E अपॉन v को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n बोलेंगे। स्मॉल n इक्वल टू E अपॉन v होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऐसे टर्म में समझाया, ठीक है। अब मैं बताता हूं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली किसको बोलते हैं, ठीक है। कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो ध्यान से समझना कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यानी कि बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहेंगे? देखो ध्यान समझो। उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री में एक चीज पढ़े होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? न किसी एटॉम के बाहरी ऑर्बिट, बाहरी ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी किसी एटॉम के बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आए? जैसे एग्जांपल में लेता हूं, जैसे 6C12, यानी कि कार्बन का एग्जांपल है। तो कार्बन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। यानी कि Z इक्वल टू 6, E इक्वल टू 6 और P इक्वल टू भी क्या होगा? 6 होगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम सजाते हैं। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ऑर्बिट में कितना? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि बाहरी ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 होगा। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि जो एटम के बाहरी ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो रूम के टेम्परेचर से या फिर इन्वायरमेंट यानी कि आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर से कुछ एनर्जी लेकर वो क्या होता है? एटम से बाहर निकल जाता है और कहां चला जाता है बोलो? कंडक्टर पर चला जाता है, यानी कि चालक पर चला जाता है। चालक में ही क्या करता है? वो फ्रीली मूव करते रहता है, फ्रीली मूव करते रहता है अनेक डायरेक्शन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स कहां होता है बोलो? कंडक्टर में होता है, सिर्फ कंडक्टर में करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात समझ में? और किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, जो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, करंट फ्लो होता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होगा? किसी कंडक्टर में करंट प्रवाहित होता है। बात समझ में आ गया? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? जब एटम से, ठीक
ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर कहां चला जाता है, सब्सटेंस में चला जाता है, यानी कि सब्सटेंस में मूव करने लगता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से समझो कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से बाहर कैसे आता है ना, ये एटम से बाहर आता, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगा। सपोज करो कि इस इलेक्ट्रॉन के पास सपोज करो कि 1.1 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी है, तो 1.1 इलेक्ट्रो वोल्ट जो है ये बाहर से या रूम के टेम्परेचर से इतना एनर्जी लेकर क्या करता है, वो एटम के बाहरी ऑर्बिट से निकल जाता है और कहां चला जाता है, सब्सटेंस में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात समझ में आया? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता चल गया होगा, गुड। तो देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, बोलो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मत समझ में आ रहा है ना, यूनिट वॉल्यूम पे जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? आ गया होगा समझ में, ठीक है। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं। सपोज करो कि किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना, 10 होगा, होगा कि नहीं होगा, 10 होगा। क्लियर, गुड। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे एग्जांपल में बताता हूं सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या होता है बोलो बाबू, होता है, क्या होता है बोलो, चांदी। यानी कि चांदी में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है 10 टू द पावर 30, 10 टू द पावर 30। यूनिट क्या लिखेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे, मीटर क्यों लिखते हैं, तो पर मीटर क्यों लिखेंगे ना, वॉल्यूम। मान लो मैंने अभी बता रहा था कि V वॉल्यूम पे सपोज करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E है, तो यूनिट वॉल्यूम पर क्या होगा, E अपॉन V होगा, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यू होता है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो E और m का पावर -3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब कॉस लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, गुड। तो ये तो समझ में आया, ठीक है। तो कोई अगर मान लो सिल्वर का कंडक्टर है, तो सिल्वर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 10 टू द पावर 30 होता है। इसीलिए इसमें 10 टू द पावर 30 मतलब सबको समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 30 गो है, 30 है, इस तरह करके कितना है, 30 है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो सिल्वर को क्या बोलते हैं, इसीलिए जो है सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि सिल्वर सब्सटेंस में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जिस सब्सटेंस में जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें उतना अधिक करंट फ्लो होता है, यानी कि आसानी से फ्लो होता है, ठीक है। तो सिल्वर को सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद जो हम लोग बोलते हैं कॉपर, कॉपर को भी बेस्ट कंडक्टर में माना जाता है। जैसे इसमें कितना होता है, इसमें होता है 10 टू द पावर 29 पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इतना इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। क्लियर, गुड। उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं Fe, Fe का मतलब क्या होता है बोलो, Fe का मतलब होता है लोहा, जिसको हम लोग इंग्लिश से क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। और आयरन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है 10 टू द पावर 26 पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, आ गया होगा समझ में, गुड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे बोलो, जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है देखो, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात किए ना, तो व्हाट इज लिख सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, आ रहा है ना समझ में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा क्या है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 10th में जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बोलो, द रेट ऑफ द
ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलेंगे। तो सबसे पहले निकालना है आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा। तो मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो, ठीक है, कि टी टाइम में किसी कंडक्टर से जो है कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना? कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर? गुड। तो यूनिट टाइम में कितना फ्लो होगा बोलो? क्यू अपॉन टी। और किसी कंडक्टर में यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी किसी कंडक्टर में यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी क्यू अपॉन टी। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। और इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। तो कैपिटल आई इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन टी। यानी करंट का फॉर्मूला हमारे पास है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। ठीक है, गुड। अब देखो यूनिट निकाल सकते हैं, इसका यूनिट भी पूछता है। यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? तो चार्ज का यूनिट सबको पता होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और इसका बोलो टाइम का होता है सेकंड, यानी सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड क्या है? ये यूनिट है किसका? करंट का। और इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर। तो एम्पियर क्या है? एम्पियर इज ऑल्सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो एम्पियर से इसको मेजर किया जाता है। इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया। यहाँ पे क्या है? चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80। ठीक है, इसका जाइएगा यूनिट डायमेंशन सर्च कीजिएगा तो उसमें वीडियो आएगा, तो वीडियो आने पे देख सकते हैं यूनिट डायमेंशन। ठीक है, सबका निकालने के लिए आप लोग सीख सकते हैं। ये टी है। टी क्या है? टाइम का क्वांटिटी है। तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कैंसिल, यानी कि कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर करंट। क्लियर? गुड। अब हम लोग बात करेंगे डिफिनेशन के बारे में। और किसका डिफिनेशन का बात करेंगे? एम्पियर का। यानी कि अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि एम्पियर को, कि एम्पियर क्या है। ठीक है, गुड। अब हम लोग बात करेंगे एम्पियर, यानी कि एम्पियर किसको बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, इफ सपोज करते हैं हम लोग इफ कि क्यू इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, और टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू होगा 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा बोलो? 1 एम्पियर होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी कंडक्टर से, ये कंडक्टर है, ठीक है, यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो उस कंडक्टर से बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, एम्पियर किसको बोलते हैं? यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है तब उस चालक से बहने वाली धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होती है। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा? गुड। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और क्या, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जो फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो सबको पता होगा शायद, क्या है बोलो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, इसको हिंदी से क्या क्या बोलते हैं देख लो। हिंदी से बोलते हैं संवहन वेग, दूसरा हम बोलते हैं अपवाह वेग, और तीसरा नंबर में बोलते हैं अनुगमन वेग। पता नहीं ये तीसरा सबको पता होगा कि नहीं, लेकिन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हिंदी से
ये सब नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, क्या क्या? संवहन वेग, अपवाह वेग और अनुगमन वेग। क्लियर? गुड। अब हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो मैं सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने का कोशिश करता हूं। गुड। यानी कि मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गया? गुड। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो कि ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में क्या होगा बोलो? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा। अब बताओ, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है कि नहीं? तो मैं जो दिखा रहा हूं, ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एटम और मॉलिक्यूल्स को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चलो, इसमें बहुत सारा क्या होगा बोलो? एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। क्लियर? मान लेते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है, मतलब इसको किसी भी वोल्ट के बैटरी से नहीं जोड़ा गया। ठीक है, ये खुद में इंडिपेंडेंट है। सपोज करो ये इंडिपेंडेंट है, किसी जो है एक्सटर्नल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी ई, ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अनेक डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, यह अनेक डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। बात समझ में आया? मनचाहा रेंडमली मूव करेगा। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा? अनेक डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, दूसरा पार्ट में ये फर्स्ट केस था। ठीक है, ये पहला वन फिगर। अब दूसरा फिगर में हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ पे कंडक्टर है, इसमें भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितना है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें भी क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। इसमें भी क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आया? लेकिन क्या किया गया है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब इस कंडक्टर को किसी भी वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। मान लो कि इस साइड वाले पोजीशन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और इस साइड वाले पोजीशन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप्ड होगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि इसमें कौन सा फील्ड है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या है बोलो? नंबर ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब, अब देखो बात को समझो, अब जो है नंबर ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज है बोलो? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगेगा बाबू? इलेक्ट्रॉन पर लगेगा रिपल्सन फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऐसे फोर्स लगेगा। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो। अगर बात करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, यानी कि इसके कारण यहाँ पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर भी होगा तो इस पर भी ऐसे ही फोर्स लगेगा, यहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इस पर भी ऐसे ही फोर्स लगेगा। चलो बात समझ में आ रहा है? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है। कौन सा फोर्स लगता है? पॉजिटिव के कारण अट्रैक्शन फोर्स, नेगेटिव के कारण रिपल्सन के फोर्स, जिसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा। क्लियर? चलो, अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। दैट मींस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गया होगा? गुड। चलो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा बोलो? बहुत सारा क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो आके टकराएगा। तो मान लो कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, लेकिन जैसे ही टकराएगा तो क्या होगा? इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। टकराने के बाद ये क्या होगा? रुक जाएगा। फिर धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर दूसरे एटम से आके टकराएगा तो फिर इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
फिर धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से आके टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है, यानी कि जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ गति करता है, उसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। क्लियर। तो लिखना कैसे है तो ध्यान से समझिएगा। लिखना ऐसे है, ठीक है, लिखना चाहेंगे आप लोग तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं। जब किसी चालक पर, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत मतलब बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड से अटैच किया गया है, 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है, इसीलिए बोल सकता है जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है, उस औसत वेग को अपवाह वेग, संवहन वेग और अनुगमन वेग कहा जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ही वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है बोलो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, किधर होता है बोलो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो कहां होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर। तो इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग, जब किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है उसी औसत वेग को अपवाह वेग, संवहन वेग और अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर, गुड। ये तो समझ में आ गया होगा अपवाह वेग का मतलब। अब ध्यान से समझ लो। अब मान लो ड्रिफ्ट, देखो मानना नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से रिप्रेजेंट किया जाता है और vd इक्वल होता है e टॉर अपॉन स्मॉल एम। बात समझ में, याद रखना, अभी याद रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ड्राइव करूंगा। ठीक है, चलो। E का मतलब क्या होता है बोलो, E का मतलब है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो कंडक्टर पे मैंने V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा था यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया था। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अनेक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, गुड। अब देखो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे E क्या है बोलो, E है वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है बोलो, वैल्यू ऑफ चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, चल। टॉर्क क्या है, टॉर्क है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब होता है दो टक्करों के बीच का समय, दो टक्करों के बीच का समय मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे जो कंडक्टर था तो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एटम से टकरा रहा था, फिर इसका वेलोसिटी बढ़ा, फिर दूसरे एटम से टकराया, तो यही है दो टक्करों के बीच का समय। बहुत कम होगा क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल बहुत सामने सामने होगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी जब आएगा सुई आगे फिर टकराएगा, फिर आया सुई फिर टकराया, यानी कि इसका जो टकराने के जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम होता है। इसको टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क से। तो टॉर्क क्या है, दो टक्करों के बीच का समय, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। अब स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, मैं लिख देता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बात करता हूं। अब मैं बात करूंगा, ये तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है। क्लियर। अब मैं बात करूंगा कन्वेंशन का। कन्वेंशन का मतलब
देखो कन्वेंशन से हम लोग सीख सकते हैं कि किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब होता है परिपाटी। परिपाटी मतलब जो बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कन्वेंशन। देखो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू फ्लो द चार्ज, हाउ टू फ्लो चार्ज, हाउ टू फ्लो करंट, करंट है ना, हाउ टू फ्लो करंट इन एनी कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर, ठीक है। हाउ टू फ्लो करंट इन एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है ये हम लोग कन्वेंशन से सीख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं, सपोज करो यहाँ पे कंडक्टर है, चलो ये तो मैंने कंडक्टर लिखा, नॉन कंडक्टर होगा तो क्या होगा, नॉन कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। चलो हम लोग देखते हैं वो भी कैसे नहीं फ्लो करेगा, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई कंडक्टर में करंट कैसे फॉलो करता है और किस डायरेक्शन में फॉलो करता है, सब बात करेंगे, ठीक है। चलो यानी कि सपोज करो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो मैं समझा रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अनेक डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देगा और इसका जो टोटल चार्ज होगा नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। चलो यानी कि इसमें कोई करंट फॉलो नहीं हो सकता, इसमें करंट फॉलो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाएगा मतलब एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, इधर होगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, क्लियर, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, इस बात को नोट कर लीजिए माइंड में, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग कन्वेंशन में, लिखना ही है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऐसे है, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट ऐसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो क्या लिखना है बोलो, करंट ऑलवेज फ्लो, current always follows opposite direction of electron, opposite direction of free electrons, free electrons, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, क्लियर, मैंने समझ आ गया होगा समझ में। चलो अब क्या है, ये देखो ध्यान से समझो, ये कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास होगा, ठीक है ना, क्या होगा बोलो, बहुत पास पास होगा, इसीलिए कंडक्टर में करंट आसानी से फ्लो होता है, क्या होता है, आसानी से फ्लो होता है। अगर मैं यहीं पे एक नन कंडक्टर को रख दूंगा, ध्यान से देखते हैं, चलो नन कंडक्टर को क्या करूंगा, रख दूंगा, चलो यहां पे मैं क्या करूंगा, नन कंडक्टर को रख दूंगा, चलो इसको भी V वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देते हैं, कौन सा कंडक्टर है बोलो, नन कंडक्टर, मैं बात कर लेता हूं, चलो नन कंडक्टर को देखो, तो नन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो लगभग होता है 10 टू दी पावर, कितना होता है बोलो, 10 टू दी पावर 8 मीटर पर क्यूब, कितना होता है बोलो, 10 टू दी पावर 8 मीटर कंडक्ट, 10 टू दी पावर 8 मीटर पर क्यूब होता है, क्लियर। देखो ध्यान से समझो, और एक कंडक्टर का अगर बात किया जाए तो कंडक्टर में होता है 10 टू दी पावर 30, 10 टू दी पावर, ठीक है, 29, 10 टू दी पावर 26, 10 टू दी पावर 24, तो इसी के आसपास में होता है, ठीक है। यानी कि समझो कि इसके तुलना में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होता है, किसी नॉन कंडक्टर में क्या होगा, बहुत कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर दूर होगा, बोलो काफी दूर दूर होगा, और दूर दूर होने के कारण क्या होता है, अगर इसको एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है तो इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे सिरे तक, कंडक्टर के दूसरे, ये नॉन कंडक्टर है ना, तो नॉन कंडक्टर के दूसरे सिरे तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं होता है,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब नहीं होता है तो इस कंडक्टर में क्या होता है, करंट जो है प्रवाहित नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि किसी कंडक्टर में जो है आसानी से धारा प्रवाहित होता है और किसी नॉन कंडक्टर में आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल रीजन जो है ये है कि उसमें नंबर ऑफ रिलक्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण जो है किसी नॉन कंडक्टर सब्सटेंस में करंट फ्लो नहीं हो पाता है। क्लियर? गुड, इस बात को नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा। क्लियर? कन्वेंशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी मतलब होता है क्या? धारा घनत्व। लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है? देखो, धारा घनत्व करंट फ्लो में लिख देता हूं, करंट फ्लो। ठीक है, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी क्या है? पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल में जितना करंट फ्लो होगा उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं। जैसे ए एरिया से सपोज करो कि कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना एरिया से बोलो? ए एरिया से कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यूनिट एरिया से मैंने बात किया पर यूनिट, मतलब यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा बोलो? आई अपॉन ए। और यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा उसी करंट को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं। और करंट डेंसिटी को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जे इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? आई अपॉन ए। बात समझ में आया? इसीलिए मैंने बताया करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी फ्लोज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल से बहने वाली धारा अगर आई है तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या होगा? आई अपॉन ए होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी जे बोलते हैं। तो जे इक्वल टू होगा आई अपॉन ए। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी पूछूंगा, इसलिए इसको माइंड में याद रखना है। ठीक है, इसका यूनिट अगर निकाल देंगे तो इसका यूनिट निकालो तो यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? इसका होता है करंट का एम्पियर और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? एम्पियर बोलो पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकाल लो। अब बोलो करंट का डायमेंशन क्या होगा? करंट का डायमेंशन कैपिटल ए होगा, मैंने अभी जस्ट समझाया। और ये क्या मीटर स्क्वायर? क्या है मीटर स्क्वायर का एल का पावर 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ए एल का पावर -2। यही है इसका डायमेंशन फॉर्मूला किसका? करंट डेंसिटी का। क्लियर? गुड। अब हम लोग आगे बात करते हैं मोबिलिटी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसका? मोबिलिटी के बारे में। तो पढ़ लो। ठीक है, 2-2 नंबर में पूछता है एग्जाम में। जेक मोड की एग्जाम में तो एकदम फिक्स रहता है कि 1-2 साल छोड़ छोड़ के आप पूछते रहता है। ठीक है, क्या बात करेंगे हम लोग? मोबिलिटी का। ठीक है, मोबिलिटी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी को बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं बोलो? गतिशीलता। तो देखो, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू इक्वल टू होता है वीडी अपॉन ई। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया? क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को जो है मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो गतिशीलता किसे कहते हैं? अगर हिंदी से लिखना है तो क्या लिखिएगा बोलो? क्या लिखना है कि अपवाह वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। एक सिंपल सा वर्ड में। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो, ध्यान समझो। मैंने VD इक्वल टू क्या पढ़ाया था? तो VD इक्वल टू पढ़ाया था ई टॉर अपॉन स्मॉल एम। अभी जस्ट पढ़ाया, यहाँ पे पुट कर सकते हैं ई टॉर अपॉन स्मॉल एम। ई के जगह ई ही मैं रहने देता हूँ, ई कैंसिल, यानी क्या बचा हम लोग? ई टॉर अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू हम लोग इतना भी
लिख सकते हैं। क्लियर, गुड। अब देखो ध्यान समझो, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट कहां से निकालेंगे, इसी को देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालो। ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्चुअली ये जो भी है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। है तो ये वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, बोलो मीटर पर न्यूटन। एन को ऊपर ले जाएंगे, एन का पावर -1। यहाँ पे एस का पावर -1 ऑलरेडी है। सी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बोलो पर न्यूटन। अच्छा से लिख लो, पर न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है, कूलम और मीटर। तो ये होता है इसका यूनिट होगा। ठीक है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला का अगर मैं बात करूं तो निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला भी यूनिट को देख के। किसको देख के, यूनिट को देख के। मैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहा हूं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये मीटर है तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। ये क्या बोलो, न्यूटन। तो न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन है फोर्स का। और फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, होता है ना। एम ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पता होगा। क्लियर, चलो इसको देखो। केजी का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम, स्मॉल एम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल और स्मॉल एस का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। तो टी का पावर -2 यानी कि एम एल टी का पावर -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। फोर्स के लिए है तो मैं लिखूंगा न्यूटन की जगह। तो न्यूटन की जगह क्या होगा, एम एल टी का पावर -2। क्लियर। अब देखो न्यूटन के ऊपर ऑलरेडी क्या है, -1 है ना। न्यूटन के ऊपर क्या है, -1 है। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, यहाँ पे -1 कर देता हूं, कोई दिक्कत। चलो ये क्या है, सेकंड। सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी और इसके ऊपर कितना है, -1 तो -1। ठीक है, ये है कूलम। कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला 80। क्लियर, गुड। इसको कैंसिल करो, कट गया। अब देखो, अब मैं लिखता हूं। लिखना क्या है, देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्या, एम का पावर -1 होगा ना। एल का पावर बोलो, एल का पावर भी -1 होगा। टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर 2 होगा। क्लियर। और बाहर में यहाँ पे क्या था, ए था, तो मैं यहाँ पे ए लिख दिया हूं। क्लियर। अब चलो सॉल्व कर, देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एम का पावर -1, ए बचा और टी का पावर -2। यही है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसको निकाल लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में और इसका उसका मैथमेटिकली और बहुत सारा रिलेशन, ठीक है, निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।